अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो स्टूडेंट, बहुत सारे लोगों ने आप में से मुझे कमेंट्स में कहा था कि सर कोई न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स भी इलेक्ट्रिक फील्ड के रिलेटेड हमें करके दिखा दें, बता दें। तो आज की ये जो वीडियो है ये न्यूमेरिकल रिलेटेड ही है। हमारे आज के जो वीडियो उसका टॉपिक है इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इनमें से कुछ प्रॉब्लम ऐसे भी हैं जो यूनिवर्सिटी प्रीवियस एग्जाम में आए हुए हैं। तो ये आज की वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो उम्मीद है कि आपको ये पसंद आएगी। तो चले शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो सबसे पहले स्ट्रेटजीज क्या होंगी, हमने न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करना है, उसके लिए कुछ क्या स्ट्रेटजीज हम लगाएंगे। तो सबसे पहले स्टेप वन में हम करेंगे न्यूमेरिकल डाटा एक्सट्रैक्ट करेंगे। यानी स्टेटमेंट को हमने रीड करना है और वहां से जो न्यूमेरिकल रिलेटेड चीजें होंगी वो हमने डाटा में लिख देनी है। इसको हम डाटा एक्सट्रैक्ट कहते हैं। उसके बाद सेम यूनिट होनी चाहिए। तमाम न्यूमेरिकल जो डाटा है उनके यूनिट सेम सिस्टम में होने चाहिए। और आपको पता है कई दफ़ा वैल्यूज डिफरेंट यूनिट में दी जाएंगी। किलोमीटरों में दी गई, कभी माइल्स में दी जाएंगी। इस तरह कभी टाइम सेकंड में दिया जाएगा, कभी आवर्स में दिया जाएगा, कभी डेज में दिया जाएगा। तो यूनिट जो होंगे वो ऐसा ही होने चाहिए, या कम से कम सारे यूनिट सेम सिस्टम में होने चाहिए। तो ये इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। और तीसरी बात यह है कि प्रॉपर मैथमेटिकल फार्मूला आपको पता होना चाहिए। जो सिचुएशन आपके पास गिवन है उस सिचुएशन के मुताबिक जो आपका मैथमेटिकल फार्मूला बनता है उस डाटा का, तो वही फार्मूला आपने अप्लाई करना है। डायरेक्ट फार्मूला ही हम अप्लाई करेंगे। ठीक है। तो ये है हमारी स्ट्रेटजीज जो हम न्यूमेरिकल्स को करते वक्त सामने रखेंगे। तो अब चलिए पहले न्यूमेरिकल की तरफ बढ़ते हैं। तो प्रॉब्लम नंबर वन है, ये इसकी स्टेटमेंट है। अ यूनिफॉर्म चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ 1.22 मीटर रेडियस हैज सरफेस चार्ज डेंसिटी 8.13 माइक्रोकूलम पर मीटर स्क्वायर। तो एक हमारे पास स्फीयर है, उसका रेडियस उसने बताया है और उसके सरफेस चार्ज डेंसिटी, ये दो ही चीजें उसने बताई हैं। और क्या चीज मालूम करनी है, तीन चीजें हमने मालूम करनी है जी। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या मालूम करना चाहेंगे, चार्ज ऑन द स्फीयर। तो बताएं पूरे स्फीयर के ऊपर कितना चार्ज होगा। दूसरे नंबर पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स लीविंग द सरफेस, उसमें से गुजरने वाली इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम मालूम करेंगे। और तीसरे नंबर पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ स्फीयर, ये भी मालूम करेंगे। तो ये तीन क्वेश्चन है जो एक लाइन की स्टेटमेंट से हमने करने हैं। तो चलिए अब सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, डाटा लिखेंगे। तो डाटा में हमने हमारे पास न्यूमेरिकल ये दो ही चीजें गिवन है, एक रेडियस दिया गया है और एक सरफेस चार्ज डेंसिटी दी गई है। यही हम यहाँ लिख लेंगे। देखें ये सरफेस चार्ज रेडियस आ गया। रेडियस ऑफ स्फीयर आर 1.22 मीटर है। और अब आपने ये लिख लेना है सरफेस चार्ज डेंसिटी, जिसको हम सिग्मा से डिनोट करते हैं, वो 8.13 माइक्रोकूलम पर मीटर स्क्वायर है। अब यहाँ पे आपको मैंने जैसा कि कहा था कि यूनिट एसआई में होने चाहिए। तो ये देखें ये सफिक्स लगे हुए हैं। तो ये 10⁻⁻⁶ में आप इसको कन्वर्ट कर देंगे। ये देखें जी, ये आ गया जी 10⁻⁻⁶ आपने माइक्रो की जगह लिख लिया। ठीक है। अब हम पहले पार्ट की तरफ बढ़ेंगे जिसमें हमने चार्ज मालूम करना है। ये देखें जी, पहले पार्ट में हमने क्या मालूम करना था, चार्ज। तो क्यू लिख के क्वेश्चन मार्क। अब दूसरे पार्ट में हमने क्या मालूम करना है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो फाई लिख के क्वेश्चन मार्क्स। और आगे इस तरह हमने इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम करनी है, तो ई लिख के क्वेश्चन मार्क। तो चलिए पार्ट वन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें हमने चार्ज मालूम करना है। तो हमें पता है कि सरफेस चार्ज डेंसिटी का फार्मूला क्या है, सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपॉन ए। यहां से क्यू कैसे निकलेगा, क्यू को हम ये को मल्टीप्लाई उधर कर देंगे, सिग्मा टाइम्स ए आ जाएगा। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पे हमारे पास सिग्मा की वैल्यू है, सिर्फ ये ए नहीं है। ये ए है क्या, ये सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर है, और जिसका फार्मूला आप जानते हैं 4πr² होता है। तो यहाँ से हम सिग्मा की वैल्यू पुट करेंगे ये, और ये आर की वैल्यू ये इधर पुट कर देंगे। ओके, तो ये हमने वैल्यूज पुट कर दी। ये देखें जी, ये वैल्यूज ये भी पुट कर दी और ये वैल्यू भी पुट कर दी। बाकी ये 4 और पाई की वैल्यू ये कांस्टेंट है, ये आप जानते हैं। तो ये आंसर फाइनली हमारा आ जाएगा Q इज इक्वल टू 1.5 इंटू 10⁻⁻⁴ कूलम। ठीक है। ये अब हमने पहला पार्ट कर लिया। अब हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ेंगे।
और इसमें सबसे पहले हम इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम करेंगे। सी पार्ट हम पहले कर रहे हैं क्योंकि इलेक्ट्रिक फ्लक्स में भी इलेक्ट्रिक फील्ड इस्तेमाल होता है, तो इसलिए हम इलेक्ट्रिक फील्ड पहले कैलकुलेट करेंगे। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट सरफेस की वजह से होता है। तो यहाँ से आप देखेंगे कि हमारे पास सिग्मा की वैल्यू पीछे आपको गिवन है और ये एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10 रेज़ टू पावर -12। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका सोल्यूशन आएगा 9.18 इंटू 10 रेज़ टू पावर 5 न्यूटन पर कूलम। ठीक है, अब चलिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करते हैं बी पार्ट में जो पूछा गया है। तो फ्लक्स जो है वो ई ए के इक्वल है। तो अब आपने ई की वैल्यू ये देखें, अभी आपने कैलकुलेट कर ली यहाँ पुट करने के लिए, इसलिए आपने बी सी पार्ट को पहले किया और बी पार्ट को बाद में किया क्योंकि यहाँ पे ई की वैल्यू यूज होना थी। तो लिहाजा आपने ये वाली वैल्यू इधर पुट कर दी और ये एरिया आपने पीछे भी निकाला था 4 पाई r² होता है। अब आर स्क्वेयर की वैल्यू भी आप यहाँ पुट कर लें। तो ये सारी वैल्यूज को आपने जब पुट किया और कैलकुलेटर से आपने इसको सॉल्व कर लेना है, यू विल गेट द आंसर। ये देखें, ये आंसर आ गया 1.7 इंटू 10 रेज टू पावर 7। ये 107 नहीं है, ये 10 रेज टू पावर 7 है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ठीक है, तो ये था फर्स्ट प्रॉब्लम। अब चलिए सेकंड प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं। अब सेकंड प्रॉब्लम की ये स्टेटमेंट आ गई, a 115 kilo electron volt electron is fired directly towards a large flat plastic sheet। अब ये शीट वाला क्वेश्चन है, ये जरा ध्यान में रखिएगा। आप लोगों ने किया होगा ये जो थ्योरी में एग्जाम में ये किया होगा कि ये शीट वाला आपने चार्ज की डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ी होगी। दैट हैज अ सरफेस चार्ज डेंसिटी -2.08 माइक्रो कूलम पर मीटर स्क्वेयर। ये सरफेस चार्ज डेंसिटी यानी सिग्मा की वैल्यू दी गई है। फ्रॉम व्हाट डिस्टेंस मस्ट द इलेक्ट्रॉन बी फायर्ड इफ इट इज जस्ट टू फॉल टू स्ट्राइक द शीट। अच्छा जी, आपने अब फासला बताना है कि कितनी दूर से इलेक्ट्रॉनों को फायर किया जाए कि वो जस्ट शीट के साथ स्ट्राइक करें। तो इसमें भी कुछ डाटा, ये देखें, ये डाटा दिया गया 2-3 जगह पे, आप इसको कैलकुलेट करना है। तो चलिए सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम डाटा लिखेंगे जी। डाटा में सबसे पहले हमें ये एनर्जी दी गई है। चलिए ये देखें, चार्ज जो है, चूंकि उन्होंने इलेक्ट्रॉन की बात की है, देखें हमारे पास जो चार्ज है उसका नाम इलेक्ट्रॉन है, यूं कह लें। तो ये देखें Q जो है वो E के बराबर होगा और E के ऊपर चार्ज आप सारे ही जानते हैं 1.602 इंटू 10 रेज़ टू पावर -19 कूलम, ये होता है। अच्छा, ये अब एनर्जी दी गई है, ये किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपको पता है एनर्जी का यूनिट होता है। तो ये इलेक्ट्रॉन की एनर्जी दी गई है, काइनेटिक एनर्जी। देखें जी, तो काइनेटिक एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन की है वो 115 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। अब आपको पता है ना कि इलेक्ट्रॉन का यूनिट जूल भी, एनर्जी का यूनिट जूल होता है, तो ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया है। अब आपने इसको जूल में कन्वर्ट करना है। तो जूल में कन्वर्ट करने के लिए जस्ट आपने क्या करना है, 1.602 इंटू 10 रेज़ टू पावर -19 जूल से मल्टीप्लाई करना है। जबकि ये 10 रेज़ टू पावर 3 इस किलो की वजह से है, किलो का मतलब 10 रेज़ टू पावर 3 होता है। ओके, ये हमारा ये डाटा है। और अब हमने फाइंड सिग्मा की वैल्यू भी दी गई है, ये देखिए ऊपर दी गई है सिग्मा की वैल्यू। ये -2.08 माइक्रो कूलम पर मीटर स्क्वायर है। अब यहाँ भी आपने ये माइक्रो की वैल्यू पुट कर देनी है। तो यहाँ पे ये देखें जी, -2.08 इंटू 10 रेज़ टू पावर -6 कूलम पर मीटर स्क्वायर। ये इसका आप इस फॉर्म में आपने इसको लिख लिया। तो चलिए अब हम डी की, चूंकि हमने वैल्यू मालूम करनी है, तो एज वी नो डैट के वर्क जो होता है वो काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होता है, W इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। अब आप ये भी जानते हैं कि वर्क फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का प्रोडक्ट भी होता है। क्योंकि आपने यहाँ से डी निकालना है, तो आप यहाँ इसको रीअरेंज करेंगे। उससे पहले आप फोर्स की वैल्यू, इलेक्ट्रिक फोर्स की वैल्यू ई क्यू यहाँ पुट कर देंगे और अब यहाँ से इसको रीअरेंज करेंगे। ये जो डी है इसको आप एक तरफ ले लेंगे और यहाँ पे चूंकि ये शीट, हाँ याद आ गया, ये शीट है। यस, दिस इज अ शीट। ये देखिए शीट लिखा हुआ है, प्लास्टिक शीट। और शीट की जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होती है वो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होती है। तो ये वाली वैल्यू आपने यहाँ पे इंसर्ट कर दी।
अब हमने इसको रीअरेंज करना है, यानी ये टर्म्स को उधर ले जाएं, सिर्फ यहाँ डी रहना चाहिए। ये टर्म्स आप जब अरेंज करेंगे तो ये देखेंगे इस तरह आ जाएगी। तो अब जस्ट आपने इनके अंदर क्या करनी है, इनकी वैल्यूज इंसर्ट करनी है। तो देखें जी, ये पहले तो आपने ये इसको रीअरेंज किया, ये 2 और एप्सिलॉन नॉट ये ऊपर चला जाएगा, जो कि ये आया। देखिए ये वाला 2, ये जो नीचे बटे के नीचे फिर बटे वाली टर्म है, तो ये ऊपर चली जाएगी ऐसे, ये देखें ये आ गई। और एप्सिलॉन नॉट भी ऊपर जाएगा, ये एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.85 इंटू 10⁻⁻12। और ये काइनेटिक एनर्जी का ये सारा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आपने यहाँ पे पुट कर देना है, ठीक है। और नीचे है सिग्मा टाइम्स क्यू, और ये है क्यू की वैल्यू, और ये है सिग्मा की वैल्यू। ये अब आपने इनको पुट करनी है। जस्ट अब आपने कैलकुलेटर से थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी है, यू विल गेट द आंसर, ठीक है। तो ये इसका आंसर रहा d इज इक्वल टू 0.97 मीटर, यानी इतने फासले पे अगर आप करेंगे तो वो जस्ट उसको स्ट्राइक करेगा। प्रॉब्लम 3 की तरफ बढ़ते हैं। तो ये रही इसकी स्टेटमेंट। A plastic rod of length 220 centimeter and radius 3.6 mm, mean millimeter, carries negative charge of magnitude 3.8 into 10 raised to power minus 7 coulomb, spread uniformly over a surface। ये भी शीट वाला सीन है। What is electric field near the midpoint of the rod at the point on the rod, ठीक है। अच्छा जी, आप समझ लें कि जी ये जो रॉड है ये इसी तरह ही है जैसे लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है। जैसे लाइन पे आप चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करते थे, एक लाइन बन जाती थी, तो रॉड के ऊपर भी जब आप चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो वो भी एक तरह की लाइन ही बनेगी। तो चलिए अब डाटा की तरफ बढ़ते हैं। तो डाटा में यहाँ पे 2-4 चीजें दी गई हैं। सबसे पहले लेंथ दी गई है 220 सेंटीमीटर। तो लेंथ ऑफ रॉड क्या है, 220 सेंटीमीटर। आप इसको मीटरों में पहले कन्वर्ट करेंगे। ये देखिए, सेंटी को हटा के आपने 10⁻⁻2 लगा दिया, ठीक है। उसके बाद जी रेडियस है जी, ये रेडियस दिया गया है। देखें रेडियस ऑफ रॉड कितना है जी, r इज इक्वल टू 3.6 mm मिलीमीटर है। अब आपने इसको भी कन्वर्ट कर देना, 10⁻³ मीटर बन जाएगा। चार्ज की मिकदार कितनी है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव चार्ज वो -3.8 इंटू 10⁻⁻7 कूलम है, ठीक हो गया। अब आपने मालूम क्या करना है, आपने इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम करना है मिड पॉइंट के ऊपर, ठीक है। और ये देखें एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू भी आपने याद रखनी है, पीछे भी न्यूमेरिकल में यूज हुई थी। तो अब मैंने यहाँ पे आपको लिख दिया कि 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। यूनिट भी याद रखना है, यूनिट भी याद रखना है, इसके भी नंबर हैं, इसके भी एक्सप्रेशन है, ठीक है। तो चलिए सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। सोल्यूशन में आप देखेंगे सबसे पहले द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑन द रॉड बिहेव लाइक लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ये अभी मैंने आपको बताया कि रॉड को आप समझ लें जैसे एक लाइन है, तो लाइन के ऊपर जैसे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होती है, तो वो वाला जो आपने केस पढ़ा हुआ है, तो आपको याद हो गया होगा उसका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता था। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का उसका एक्सप्रेशन ये रहा, देखिए जी, ये E इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। अब यहाँ पे लैम्डा क्या है, लीनियर चार्ज डेंसिटी होती है जो कि चार्ज पर लेंथ होता है, ठीक है। अब ये वाली वैल्यू हमने दोबारा इसके अंदर इंसर्ट करनी है। तो ये देखें, ये लैम्डा की जगह पे अब ये उसकी ये वैल्यू आ गई, ये देखें, ठीक हो गया। इसको अब रीअरेंज करना है। ये देखें जी, आपने रीअरेंज किया तो ये एल वाली टर्म नीचे आ जाएगी। बस अब आपने क्या करना है, इसमें वैल्यूज इंसर्ट करनी है। तो देखें जी, ये सारी टर्म्स की आपने वैल्यूज इंसर्ट कर दी, लेंथ की, आर की, एप्सिलॉन नॉट की, क्यू की, सब की वैल्यू इंसर्ट की। और कैलकुलेटर से कैलकुलेट करने पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ये आएगी -8.6 इंटू 10⁻⁵ न्यूटन पर कूलम। माइनस इसलिए कि आपका ये चार्ज ही नेगेटिव था, ये आइए रख दे। और उसने बोला भी है कि यहाँ पे आपका जो चार्ज है वो नेगेटिव चार्ज है, ये देखिए ये लिखा हुआ है, इसलिए जवाब में भी नेगेटिव है, ठीक है जी। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं। ये रही इसकी स्टेटमेंट जी। ये मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, इन मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट अ ड्रॉप ऑफ रेडियस 1.64 micrometer and the density is 0.85 gram per centimeter cube is balanced when an electric field of
1.92 इंटू 10⁻⁵ ये 105 नहीं है, ये 10⁻⁵ है। न्यूटन पर कूलम इज अप्लाइड। फाइंड द चार्ज ऑन द ड्रॉप, तो बताएं ड्रॉप के ऊपर कितना चार्ज होगा। तो आपने चार्ज मालूम करना है ड्रॉप के ऊपर। तो सबसे पहले आप डाटा लिखेंगे। तो डाटा में यहाँ पे देखिए जी, एक रेडियस दिया गया है, फिर डेंसिटी दी गई है, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड दी है। चार चीजें डाटा में दी गई हैं। ठीक है, ये हम लिखते हैं सबसे पहले जी। रेडियस ऑफ ड्रॉप आर इज इक्वल टू 1.64 माइक्रोमीटर। तो आपने इसको पहले क्या कर लेना है, कन्वर्ट करना है। ठीक हो गया, 1.64 इंटू 10⁻⁻6 मीटर आ जाएगा। ठीक है, अब हम इसकी डेंसिटी लिखेंगे जी। डेंसिटी ऑफ ड्रॉप क्या होगी, इसको हम रो से डिनोट करेंगे। तो ये 0.851 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब आपने इस यूनिट को भी कन्वर्ट करना है। ये देखें जी, इधर आपने मीटर लिखा था तो इधर भी मीटर होना चाहिए। ठीक है, जबकि ये सेंटीमीटर है। तो इसको आपने कन्वर्ट करना है। मैंने शुरू में बताया था कि यूनिट सेम होनी चाहिए। तो ये आप जब इसको कन्वर्ट करेंगे, ये 851 किलोग्राम पर मीटर क्यूब आ जाएगा। अब यहाँ पे मैंने क्या किया है, अब आपको पता है कि देखिए जी, 1000 ग्राम जब मिलते हैं तो 1 किलोग्राम बनता है। तो आप अगर इसको दूसरी तरफ ले जाएंगे तो ये यूं हो जाएगा, 1 ग्राम में कितने किलोग्राम होते हैं, 10⁻⁻3। ये एक पुटिंग आपने यहाँ पे करनी थी। और उसके बाद ये नीचे भी पुटिंग होनी है, सेंटीमीटर, और ये फिर ऊपर उसका क्यूब भी है। तो आप जानते हैं कि 1 सेंटीमीटर में 10⁻⁻2 मीटर होते हैं। लेकिन आप देख रहे हैं कि यहाँ पावर क्यूब भी है। तो जब आप इसका पावर लेंगे तो यानी 1 सेंटीमीटर क्यूब वो किसके इक्वल होता है, तो ये 10⁻⁻6 होता है। ये 2 यहाँ लिखा है, ये गलती से लग गया, ये -6 होता है, ये ध्यान में रखिएगा। ये 2 नहीं है, ये यहाँ पे आपने फिक्स कर लेना है इसको। ठीक है, दिस इज नॉट 2, दिस इज 6। ठीक है, ये -6 बनेगा। अब अगले डाटा की तरफ जाते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड है जी। इलेक्ट्रिक फील्ड 1.92 इंटू 10⁻⁵ न्यूटन पर कूलम है, ये ऊपर यहाँ पे गिवन है। और अब हमने क्या मालूम करना है, चार्ज हमने मालूम करना है। तो चार्ज ऑन द ड्रॉप, जिसको हम क्यू से डिनोट करेंगे, वो हम मालूम करने जा रहे हैं। तो सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। आप लोग मिलिकन आयल ड्रॉप मेथड आपने यकीनन पढ़ा होगा। तो उसमें बेसिक उसका जो वर्किंग प्रिंसिपल ही यही होता है कि आपने चार्ज को बैलेंस करना होता है, सस्पेंड करना होता है। यहाँ भी उसने आपको यहाँ पे हिंट के तौर पर लिखा हुआ है कि बैलेंस आपने करना है। बैलेंस कब होता है, जब दो फोर्सेस एक दूसरे को कैंसिल कर दें या मैग्नीट्यूड वाइज एक दूसरे के इक्वल हो, डायरेक्शन में अपोजिट हो। तो देखें जी, एज द इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन द चार्ज इज बैलेंस्ड विद द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, देयरफॉर इसका मतलब है आप इलेक्ट्रिक फोर्स और ग्रेविटी की फोर्स को इक्वल कर सकते हैं, क्योंकि ये बैलेंस हो गई हैं। अब आप इनकी वैल्यू पुट कर लें। आपको पता है इलेक्ट्रिक फोर्स ई क्यू के इक्वल होता है और ग्रेविटी की फोर्स वेट के इक्वल होती है। और यहाँ से आप इसको रीअरेंज करेंगे, क्योंकि आपने चार्ज की वैल्यू निकालनी है, आपने इसको इसके बटे के नीचे डिवाइड कर देना है। फिर दिस इज इक्वेशन नंबर 1, ये आगे हमारी यूज होगी। अब यहाँ पे हमारे पास मास नहीं है, जस्ट मास पहले निकालेंगे जी। तो एज वी नो द डेंसिटी कैन बी डिफाइंड, आप डेंसिटी की डेफिनेशन जानते हैं, डेंसिटी इज इक्वल टू मास ओवर वॉल्यूम। और यहाँ से मास किसके इक्वल आएगा जी जनाब, आप इसको इससे मल्टीप्लाई कर दें। अब आप जो ड्रॉप जो है ना, ये ड्रॉप, हमारा जो ड्रॉप है उसकी शक्ल स्फीयर की तरह की होती है, हम कंसीडर कर लेते हैं। तो यहाँ वॉल्यूम में स्फीयर का वॉल्यूम हम पुट करेंगे। ये देखिए, स्फीयर का वॉल्यूम ये होता है 4/3 πr³। बाकी ये हमने वैसे ही का वैसे लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ पे आपने ये सारी वैल्यूज आपके पास गिवन है, बल्कि ये आप यू करें, सबसे पहले ये मास की वैल्यू सीधी इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। यहाँ पे इस m की जगह पे ये सारी की सारी वैल्यू आ जाएगी। ये नेक्स्ट हम देखते हैं, ये देखें जी, ये आ गई 4πr³ ρg/3e। अब यहाँ पे आपने सारी वैल्यूज इंसर्ट कर देनी है, ये सारी गिवन है डाटा में। तो सब आपने वैल्यूज इंसर्ट कर दी और इसको आपने कैलकुलेटर से सॉल्व कर लिया। यू विल गेट 8.0 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ये चार्ज है। अच्छा, अब आप इसको एक और अंदाज से भी लिख सकते हैं। कैसे, ये देखिए जी, 5 टाइम इंटू 1.660 10⁻⁹ कूलम। आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं।
और आपको पता है ना, ये जो ब्रैकेट के अंदर चीज है ये चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन है, याद करें फर्स्ट न्यूमेरिकल में भी अभी हमने किया। तो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन है, तो इसका मतलब है अगले स्टेप में मैं इसको यूं भी लिख सकता हूं, ये देखिए जी, चार्ज जो हम निकाल रहे हैं असल में 5 टाइम चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन के इक्वल होगा। ठीक है, चलिए अब अगले न्यूमेरिकल की तरफ बढ़ते हैं। न्यूमेरिकल नंबर 5, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जितनी छोटी स्टेटमेंट इसकी है, कैलकुलेशन इसकी उतनी ही बड़ी है। देखें जी, ये क्या कहता है जी, एट व्हाट डिस्टेंस अलोंग द सेंट्रल एक्सिस ऑफ अ चार्ज्ड रिंग, ये रिंग वाला क्वेश्चन है जी, ऑफ रेडियस आर एंड द एक्सियल इलेक्ट्रिक फील्ड इज मैक्सिमम। ओके जी, ये कहता है जी बताएं चार्ज रिंग में कितने फासले पे जाकर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ होती है वो मैक्सिमम हो जाती है। ठीक है जी, तो यहां पे हमने असल में फासला मालूम करना है, v यानी। तो रेडियस ऑफ रिंग उसने खुद ही बता दिया, देखिए स्टेटमेंट में बता दिया आर है, आपने वो उसी तरह लिख दिया। मालूम हमने क्या करना है, एट व्हाट डिस्टेंस अलोंग द सेंट्रल एक्सिस। तो सेंट्रल एक्सिस से जो हम डिस्टेंस सपोज किया करते हैं वो z है। तो मैक्सिमम डिस्टेंस अलोंग द सेंट्रल एक्सिस वो z है। वो एक्चुअली हमने z की वैल्यू मालूम करनी है कि ये कितने पॉइंट पे जाके ये वैल्यू मैक्सिमम होती है। तो चलिए अब हम सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो ड्यू टू रिंग है वो क्या होता था, जरा याद करें। ये देखें जी, एज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द चार्ज रिंग ऑफ रेडियस आर एट द सेंट्रल एक्सिस इज गिवन एज, ये फार्मूला हुआ करता था जी इलेक्ट्रिक फील्ड का जी, क्यू जी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट जी स्क्वेयर प्लस आर स्क्वेयर होल पावर 3/2। ठीक हो गया जी। इसमें से हमने बस जी की वैल्यू निकालनी है, लेकिन इसके लिए भी एक जरा चीजें जेन में एक चीज रखनी है। देखें जी, फॉर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इट्स फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव मस्ट बी जीरो। हमने मैथमेटिक्स में भी पढ़ा हुआ है कि किसी चीज की अगर आपने मैक्सिमम वैल्यू निकालनी हो तो उसका फर्स्ट ऑर्डर जो डेरिवेटिव होता है वो जीरो होना चाहिए। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इसका डेरिवेटिव निकालेंगे। ये याद रखें, ये ई वाली सारी एक्सप्रेशन का डेरिवेटिव निकालेंगे और इसको जीरो के इक्वल पुट करेंगे। ये देखें जी आगे, therefore we can write, देखें जी, डेरिवेटिव ऑफ e अपॉन z मस्ट बी इक्वल टू जीरो। दिस इज फॉर कंडीशन फॉर मैक्सिमम वैल्यू। ये मैक्सिमम वैल्यू की कंडीशन हुआ करती है, ये याद रखिएगा। अब जस्ट आपने ई की वैल्यू पीछे से ना पुट कर देनी है, लास्ट में आपने देखा था ई की वैल्यू, वो जस्ट आपने इसके अंदर पुट कर देनी है और अब आपने इसका डेरिवेटिव लेना है। ठीक है, तो डेरिवेटिव में आपने क्या किया कि ये क्यू बाहर निकाल दिया, ये कॉमन है, और यहाँ पे आपने u अपॉन वी वाला फॉर्मेट लगाना है, डेरिवेटिव लेना है, u ओवर v वाला फॉर्मेट लगाना है। तो वो क्या था, वो था u के ऊपर वाली रकम का डेरिवेटिव, वो 1 आ जाएगा। नीचे वाली रकम वैसे लिखनी है, देखिए ये नीचे वाली रकम वैसे ही, माइनस ऊपर वाली रकम वैसे ही, और नीचे वाली रकम का डेरिवेटिव। ये देखिए, ये ऊपर वाली रकम वैसे ही, नीचे वाली रकम का डेरिवेटिव, और फिर ये जो नीचे वाली रकम है उसका स्क्वायर था। ठीक है, स्क्वायर लेने से ये 2 यहां से खत्म हो जाएगा और दैट मस्ट बी इक्वल टू जीरो। अच्छा, अब इसको थोड़ा रीअरेंज करते हैं। ये टर्म जब बराबर के इस तरफ जीरो से मल्टीप्लाई होगी तो जीरो हो जाएगी, और सिर्फ ये ब्रैकेट के अंदर वाली टर्म आपके पास आ जाएगी, वो ये है। ठीक है, ये आ गई। ये अब ये टर्म भी इधर जाके जीरो होगी और ये टर्म भी जो है ना इधर जाके जब मल्टीप्लाई होगी तो जीरो हो जाएगी। सिर्फ ये ऊपर वाली टर्म हमारे पास बचेगी, वो देखिए मैंने यहाँ पे लिखी। सही हो गया। अब यहाँ पे ये जी स्केयर प्लस आर स्केयर, और यहाँ भी आ गया जी स्केयर प्लस आर स्केयर। ये टर्म छोटी है, ये टर्म बड़ी है, तो आपने इस वाली टर्म को कॉमन निकाल लेना है। तो ये देखें जी, अगले स्टेप में ये कॉमन निकल आई, तो इस वाली टर्म में ये नहीं लिखी जाएगी, ये एज इट लिखी गई। और यहाँ से एक टर्म ये जो है ना, ये पावर 1/2 साइड पे चली जाएगी, क्योंकि वो आपने कॉमन निकाल ली, और यहाँ पे सिर्फ 1 पावर रह जाएगी। ये देखिए, अब यहां भी वही कि आपने इसको जब इससे जीरो से मल्टीप्लाई किया तो ये वाली टर्म क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, और हमारे पास ये वाली टर्म बचेगी। ठीक है जी, यहां से ये ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट को खोला तो जी स्क्वेयर माइनस 3 जी स्क्वेयर दैट इज -2 जी स्क्वेयर, ये आ जाएगा। और इसको रीअरेंज किया, आप इस वाली टर्म को उठा के बराबर के दूसरी तरफ ले जाएं तो ये 2 जी स्क्वेयर इज इक्वल टू आर स्क्वेयर, और यहां से आपके पास जी की जो फाइनल वैल्यू निकली वो निकली r अपॉन अंडर रूट 2।
तो स्टूडेंट ये थे कुछ न्यूमेरिकल जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट थे, प्रीवियस यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में भी आए हुए हैं। तो उम्मीद है कि आपको कुछ बातों की समझ आ गई होगी। अगर कोई इशू है तो आप मुझे कमेंट्स में आगाह कर सकते हैं। तो अब मिलते हैं किसी और वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।